संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन एनसीईआरटी कोर्स में आप सबका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे पाषाण काल के बारे में। तो आपकी एनसीईआरटी में आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ठीक है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक चैप्टर 2 के नाम से मिलेगा क्लास 6 की एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे कि उस समय का मानव क्या खाता था, किस तरीके से शिकार करता था, मानव का विकास क्रम भी देख लेंगे। और फिर पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का उपयोग करता था, और वो पत्थर का उपयोग वो शिकार करने के लिए करता था। उससे वो औजार बनाता था, उपकरण, हथियार बनाता था। और हथियार की बनावट के आधार पर पाषाण काल के 3 विभाजन होते हैं, हाँ, उसे समझेंगे। तत्पश्चात फिर हम देखेंगे कि मानव का एक विकास क्रम देखेंगे कि मानव का जो विकास क्रम है वो किस तरीके से रहा। जैसे आज का मानव, जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, क्या मनुष्य इसी रूप में था या इसका भी क्रमिक विकास हुआ, तो उसे समझेंगे। फिर अलग अलग कालखंड जो पाषाण काल के अंतर्गत हैं उनकी विशेषताओं को समझेंगे। तो चैप्टर के ऊपर लिखा है आखेट खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक, ठीक है। तो आरंभिक जो 2 काल हैं, जैसे पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, उस समय तक मनुष्य खाद्य संग्राहक था, खाद्य उत्पादक नहीं था। लेकिन नव पाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया, और जब खेती करना शुरू कर दिया तो उसके जीवन में अस्थायित्व आया, और अब वो खाद्य उत्पादक, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की श्रेणी में आ गया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी मानव सभ्यता, मानव इतिहास के लिए, क्योंकि खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की स्थिति में पहुंचना ये एक क्रांतिकारी घटना के रूप में जाना जाता है, और कुछ विद्वानों द्वारा इसे क्रांति की भी संज्ञा दी गई। अगर मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी क्रांति कौन है, जैसे आप अभी हम पढ़ाएं, अब तो हम लोग साथ में अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि विश्व इतिहास के अंतर्गत बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, भारत के संदर्भ में भी क्रांति हुई है। तो अगर लेकिन पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ी क्रांति क्या थी, तो सबसे बड़ी क्रांति के रूप में आप इसे देख सकते हैं कि मनुष्य का खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की स्थिति में पहुंचना। क्योंकि ये जो खाद्य उत्पादक स्थिति थी, इसमें जैसे जैसे वृद्धि होगी, जैसे जैसे अधिशेष आएगा, वैसे वैसे पूरी सभ्यता, संस्कृति, पूरा आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। कृषि अधिशेष, यही खाद्य उत्पादक स्थिति ने सिंधु घाटी सभ्यता, जो आगे हम पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको एक नगरीय सभ्यता के रूप में परिवर्तित किया। आगे चल के देखेंगे कि इसी एग्रीकल्चर सरप्लस प्रोडक्शन ने गंगा घाटी के अंतर्गत जो द्वितीय नगरीकरण हुआ, 16 महाजनपद हम पढ़ेंगे, अभी घबराना नहीं है, आप केवल नाम सुन लीजिए। तो द्वितीय नगरी क्रांति को जन्म दिया। विश्व में जब औद्योगिक क्रांति हुई, ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई, तो उसके भी मूल में वैज्ञानिक क्रांति और कृषि क्रांति थी। क्योंकि जब उत्पादन, औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि उत्पादन में जो हम परंपरागत उत्पादन के साधन हैं उनका प्रयोग न करके मशीनों के द्वारा जब उत्पादन किया जाए, ठीक है। तो मशीनों के द्वारा जब उत्पादन होगा तो उसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी और गति भी आएगी, तीव्रता भी आएगी उत्पादन में। तो इस तरीके से इन सब के मूल में कहीं ना कहीं सरप्लस प्रोडक्शन होता है। क्योंकि जब नगरों का भी आप विकास देखेंगे तो नगरों में, नगर कहते किसे हैं, कुछ है आइडिया? नहीं, कोई बात नहीं है, हम बताएंगे, आगे चलेंगे जब धीरे धीरे। तो नगर का अर्थ होता है कि एक बड़ी जनसंख्या, जहां लगभग 75% से अधिक लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। गांव में शिल्प, मतलब जो लोग शिल्प का काम, जैसे लोहार हैं, बढ़ई हैं, ये लोग शिल्प का भी काम करते हैं और खेती भी करते हैं। लेकिन नगरों में शिल्प विशेषीकरण की स्थिति देखी जाएगी, समझ रहे हैं? वो अगर कपड़ा काम में संलग्न है तो कपड़ा उत्पादन से संबंधित कार्य करेंगे, अगर वो लोहे के कार्य में संलग्न है तो केवल वो, मतलब शिल्प विशेषीकरण की स्थिति देखी जाती है।
और इनकी खाद्य आवश्यकता की पूर्ति गांव से की जाती है। समझ रहे? तो जब गांव में कृषि अधिशेष की गुंजाइश होगी तभी शिल्प विशेषीकरण की स्थिति उत्पन्न होगी। आई बात समझ में? और एग्रीकल्चर जो होते हैं वो नगरों के शिल्प के लिए कच्चा माल भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सब चर्चा हम करेंगे। तो इसी अर्थ में कहा जाता है कि खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक स्थिति में पहुंचना एक क्रांति की संज्ञा दी गई। ठीक है, फिर आज ही हम चर्चा करेंगे कि फिर नवपाषाण काल के उत्तरवर्ती अवस्था में मनुष्य धातु के ज्ञान से भी परिचित हुआ। तो वो धातु कौन सी थी जिसके बारे में मनुष्य सबसे पहले जाना? तो थी तांबा। तांबे का से मनुष्य सबसे पहले परिचित हुआ। लोहा लगभग 1000 ईसा पूर्व लोहे के ज्ञान से परिचित हुआ था। और लोहा का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो अतरंजी खेड़ा और नूह से मिलता है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक स्थिति में। जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे ना तो देखेंगे कि वहाँ पे लोहे का प्रयोग शुरू हो चुका था और फिर आगे हम देखेंगे। तो वो पहली धातु जिससे कि मनुष्य परिचित हुआ वो था तांबा। और नवपाषाण काल के उत्तरवर्ती अवस्था में मनुष्य द्वारा तांबे का प्रयोग किया जाने लगा। अब इस तांबे का प्रयोग कृषि कार्यों में होने लगा, जंगलों की कटाई सफाई में होने लगा, तो कृषि लैंड का विस्तार हुआ। तो आगे एक नवीन संस्कृति के रूप में हम देखेंगे ताम्र पाषाणिक संस्कृति, यानी तांबा के साथ पत्थर और तांबा दोनों का प्रयोग होने लगा। और ये एक कृषक ग्रामीण संस्कृति थी। उसका कारण आप जानते ही हैं कि कृषि लैंड का विस्तार हो रहा था, एग्रीकल्चर लैंड का विस्तार हो रहा था। और फिर दक्षिण भारत के अंतर्गत एक कालखंड है, एक सब है जिसे हम महापाषाण काल कहते हैं। महापाषाण दरअसल समाधि या कब्र होते हैं और वो जो है बड़े बड़े पत्थरों से बनाए जाते हैं। तो इसको कई टुकड़ों में कई जगह में है एनसीईआरटी में, तो मैंने वहाँ से इन चीज़ों को लेके एक जगह कंपाइल कर दिया है, सीक्वेंस में कर दिया है। बस आप घबराइएगा नहीं कि सर कक्षा 2 में जो है, कक्षा 6 के अध्याय 2 में केवल इतना ही है। इसको मैंने एक सीक्वेंस में किया है क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम जब इतना कवर कर लेंगे फिर शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो एक सीक्वेंस आप समझ पाएंगे। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि बड़ा ही डिबेटेड मामला है सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। तो उसके जो जितने आयाम है, पहलू हैं, नगरी सभ्यता है तो नगरी सभ्यता का विकास कैसे हुआ, जितने भी डायमेंशंस हैं, आप अगर ये विकास क्रम समझ पाएंगे तो आप समझ लेंगे। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। और तांबा और टीन को मिलाने से कांसा बनता है। तो मनुष्य सबसे पहले तांबा से परिचित हुआ, बाद में वो टीन का आयात किया अफगानिस्तान से, और उन दोनों के संयोजन से कांसा अपेक्षाकृत अधिक कठोर धातु का विकास किया। और उससे जो चेंजेज आए, एग्रीकल्चर में प्रयोग हुआ, शिल्प में प्रयोग हुआ, मतलब एक स्ट्रक्चरल चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो जब चैप्टर आएगा ना तो वहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आज के चैप्टर में जो सबसे रोचक पहलू है वो है कि मनुष्य जंगलों से बाहर निकल रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है लगभग 4-4.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। ठीक है, 4.5 अरब वर्ष पुरानी है, इसी तरह का है। तो इतनी पुरानी पृथ्वी है। ठीक है, और बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि जो पृथ्वी का उद्भव हुआ वो बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से हुआ। और बिग बैंग में पहले फिर धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर कम होता गया उसी तरीके से चीज़ें डेवलप होती गईं और एक कोशिकी जीव बना, बहुकोशिकीय जीव बना, फिर आगे विकास क्रम हुआ। इसी क्रम में मनुष्य का भी विकास होता है। और मनुष्य का जो आधुनिक मनुष्य है, हमारा वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। ठीक है, और हमारे पूर्वज का नाम है रामापिथेकस। ठीक है, एक रामापिथेकस नाम का प्रजाति थी जो जंगलों में रहा करती थी। ठीक है, वो मनुष्य का आदि पूर्वज है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से मानव का एक विकास क्रम हुआ। तो जब मनुष्य जंगलों के बाहर निकला, मैदानी क्षेत्रों में आया,
तो जंगल में सामान्य सा, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसान से कल्पना के साथ पढ़ना है। आप जंगल में हैं, फल फूल कंद मूल इसी तरह का आपका आहार होगा, जीवन होगा। क्योंकि जो भी इतिहास का अध्ययन है पहले तो मूलभूत चीजों से शुरू होता है। मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होंगी तब तो उसका विकास आगे बढ़ेगा। तो पहली प्राथमिकता है आजीविका का, समझ रहे हैं। तो मनुष्य इससे अपना कर रहा है, शिकार कर रहा है। भाई है तो जंगली जीव, आदिम प्राणी है, तो शिकार कर रहा है, समूह में रह रहा है, समझ रहे हैं। दूसरे पशु पक्षी उसके ऊपर आक्रमण न करें, उनसे बचने के लिए गुफाओं में रह रहा है। और चूंकि मनुष्य में कल्पनाशीलता और रचनाशीलता, समझ रहे हैं, ये शुरू से है। मनुष्य अन्य जीव जंतुओं से, अन्य पशुओं से इसी अर्थ में भिन्न है कि वो एक विचारशील प्राणी है। और हमेशा हर जीव, इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं ना, वो लगभग पूर्ण है। केवल एक जीव है जिसका निरंतर विकास हो रहा है, वो है मनुष्य। मनुष्य संभावना है, समझ रहे हैं, पूर्णता नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अभी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। हम पत्थर के उपयोग से आज एटम बम तक पहुंच गए, समझ रहे हैं। हमने चित्रांकन शुरू किया, भीमबेटका की गुफा जो उच्च पूरा पाषाण काल से उसमें चित्र मिलने शुरू हो जाते हैं। तो भीमबेटका गुफा, तो कहा जाता है कि मनुष्य में जब पंजों का विकास हुआ तभी से उसने चित्र बनाना शुरू किया। और जैसे उसकी कल्पनाशीलता है, प्रकृति के साथ जो उसने साहचर्य स्थापित किया विचार के स्तर पर और भी जिस तरीके के स्तर पर, उस तरीके की चित्रों को उसने रेखांकित कर दिया। तो आरंभिक जो मनुष्य था वो प्रकृति में रहता था, जंगलों में रहता था, तो जंगल से संबंधित चित्रकारियां करेगा। जिन जीव जंतुओं की शिकार करता था, उन जीव जंतुओं की चित्रकारी करता था, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये आरंभिक मनुष्य का अपना जीवन था, समझ रहे हैं। जैसे जैसे उसके अंदर इस प्रकृति में परिवर्तन होता गया, जैसे तापमान बढ़ता गया, समझ रहे हैं, चीज़ें ठीक होती गई, आधुनिक जो आप वायुमंडल देख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें विकसित होने लगी, तो मनुष्य का भी विकास होने लगा, उसके अंदर भी चेतना का विकास होने लगा। और फिर वो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की स्थिति के बीच में आता है, समझ रहे हैं। और जब खाद्य उत्पादक स्थिति में आएगा तो मनुष्य का एक अलग ही इतिहास देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज की चर्चा इसी के इर्द गिर्द केंद्रित है। मैंने एनसीईआरटी के कई सारे खंडों को एक जगह लिया है और आपको एक जगह में दे रहा हूँ, ठीक है। तो अपनी एनसीईआरटी को भी पढ़िएगा, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ है, जब वो चीज़ें वहाँ आएंगी तो उसको देख लेंगे, ठीक है। केवल एक सीक्वेंस के रूप में व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है। तो शुरू करें आज की क्लास, ठीक है। तो क्लास नंबर 2 है आज, और आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था इतिहास का वर्गीकरण, ठीक है, प्रीवियस क्लास में। और मैंने आपसे कहा कि लिपि के ज्ञान के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया। एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आद्यैतिहासिक काल, और तीसरा था ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैंने आपसे बताया कि ऐसा कालखंड जिसकी जानकारी के लिए हमें पूरी तरीके से पुरातत्व पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब उस काल के लिए न तो वहाँ लिपि का विकास हुआ था, न लेखन कला का विकास हुआ था, यानी साहित्यिक साक्ष्य क्या है, पूरी तरीके से मौन है, ठीक है। ऐसे कालखंड को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी पुरातत्व के आधार पे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब समझ गए, लिपि नहीं है, लेखन कला का विकास नहीं हुआ है, ठीक है। लिपि नहीं है, लेखन कला का विकास नहीं हुआ है, यानी इसकी जानकारी के लिए साहित्य मौन है,
साहित्यिक साक्ष्य मौन है। ठीक है, तो हमें इसकी जानकारी कैसे मिलती है? पुरातात्विक स्रोतों से। यहां तक कोई डाउट? यानी प्रागैतिहासिक काल की जानकारी का स्रोत क्या है? पुरातत्व। और पुरातत्व में क्या चीजें हैं? तो पाषाण उपकरण। क्या है? पाषाण उपकरण। ठीक है, इसी आधार पे इस कालखंड को हम क्या कहते हैं? पाषाण काल। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी पाषाण उपकरण यानी पत्थर के उपकरण। ठीक है, तो पाषाण का अर्थ हुआ पत्थर और पत्थर के उपकरण, क्योंकि मनुष्य ने पत्थर का जो प्रयोग था वो किस लिए किया था? शिकार करने के लिए। और पत्थर के उपकरणों में बनावट के आधार पर, पत्थर के जो उपकरण थे उसमें बनावट के आधार पे इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया। समझ रहे हैं? एक है जिसे हम कहेंगे पूरा पाषाण काल। एक बात मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, एनसीईआरटी बुक में और जगह, समझ रहे हैं, इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास में कालक्रम को लेके एक विवाद सी स्थिति बनी रहती है। समझ रहे हैं? तो आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना है कि प्राचीन भारत में कालखंड का कालक्रम एग्जैक्ट थोड़ा सा दिक्कत रहता है, तो हमें क्रोनोलॉजी, सीक्वेंस याद रखना है। समझ रहे हैं? अब जैसे मैंने बताया है कि पूरा पाषाण काल, जिसे अंग्रेजी में पेलियोलिथिक एज कहते हैं, ये आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व को कहा जाता है। कुछ किताबों में 9,000 मिल जाएगा। समझ रहे हैं? कुछ जगह 12,000 मिलेगा। तो आप ये मत समझ जाइएगा कि सर यहाँ से जो बता रहे हैं वो हमें तो गलत बता दिए। पहली बात, प्राचीन भारत में ये पूछा नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? आपको केवल ये ध्यान रखना है। उसका कारण मैंने बताया था कि प्राचीन भारत में जो हमें वस्तुएं, जैसे पुरातत्व, कोई पत्थर मिला, कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम उसकी आयु निकाल रहे हैं पोटेशियम आर्गन मेथड से। तो जीवाश्म मिला, तो उसके जीवाश्म में कार्बन डेटिंग के माध्यम से उसकी हम प्राचीनता देख रहे हैं। तो उसमें थोड़ी सी ये गुंजाइश रहती है, थोड़ा बहुत। तो इसलिए इस डेट को लेके एक स्थिति रहता है। समझ रहे हैं? तो ये जो सबसे मानक तिथि है वो मैं आपको यहां से दे रहा हूं। फिर भी एनसीईआरटीज में भी तो आपको दिख जाएगा, पुरानी एनसीईआरटीज में कुछ और है, नई एनसीईआरटी में थोड़ा अलग है। ठीक है, हो सकता है वहां 12,000 दिया हो। तो ये कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि प्राचीन भारत के डेट आपसे पूछे नहीं जाते, क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, सीक्वेंस पूछा जाता है। क्रोनोलॉजी मतलब क्रम, यानी पहले पूरा पाषाण काल होगा, उसके बाद ही मध्य पाषाण काल होगा। ठीक है, इसे मीसोलिथिक एज कहते हैं और ये 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व है। ठीक है, और उसके बाद होगा आपका नवपाषाण काल, और इसका जो टाइम पीरियड है इसे न्यूलिथिक एज कहते हैं, 6000 बीसी से 3000 बीसी। ठीक है, तो पाषाण काल के कितने हो गए? 3। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इनके विभाजन का आधार क्या है? तो पत्थर के जो औजार मिले हैं, पत्थर के जो उपकरण मिले हैं, उन उपकरणों के बनावट के आधार पर। ठीक है, तो यहां चाहें तो ये लिख सकते हैं एक चीज। ठीक है, कि पाषाण काल का काल विभाजन पत्थर के उपकरणों के बनावट के आधार पर किया जाता है। बनावट के आधार पर ठीक है, जैसे अब निम्न पाषाण काल है। ठीक है,
तो निम्न पाषाण काल में जो पत्थर के उपकरण हैं वो बिडोल हैं, समझ रहे हैं, बड़े बड़े हैं, ठीक। उन्होंने लिया तो मारा जानवरों को। इसका मतलब हुआ कि बड़े जानवरों का शिकार करते थे। बड़े जानवरों का शिकार क्यों करते थे? समूह में रह रहे हैं, खाद्य आवश्यकता अधिक है। भाई 10 लोग हैं, 10 लोग अगर छोटे जानवर का शिकार करेंगे तो कैसे क्षुधापूर्ति होगी, पेट कैसे भरेगा? सामान्य सी बात है। तो बड़े जानवर को मारते थे, और बड़े जानवर को मारने के लिए पत्थर बड़ा होता था, समझ रहे हैं। कुल्हाड़ी का प्रयोग करेंगे, इस तरीके का। तो बिडोल तरीके के उपकरण उनके पाषाण उपकरण होते थे, ठीक है। तो बड़े होते थे और इसलिए वो बड़े जानवरों का शिकार कर रहे हैं। आगे आप जब चलेंगे ना मध्य पाषाण काल की तरफ, तो देखेंगे कि उपकरणों के बनावट में अब अंतर आएगा, क्योंकि मध्य पाषाण काल का जो मनुष्य है वो बड़े पशुओं को पालेगा, उसका पशुपालन कर रहा है, और छोटे पशुओं का शिकार कर रहा है। क्योंकि बड़े पशु जैसे गाय, भैंस, ये सब जो पशु हैं, इनके उत्पाद भी जीवन निर्वाह के एक साधन हो सकते हैं। दूध से, दही से, मतलब उनके जो उत्पाद हैं उनसे वो अपना क्षुधा पूर्ति करेगा, और छोटे पशुओं का शिकार करेगा। तो छोटे पशुओं के शिकार के लिए उपकरणों के बनावट में भी अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी छोटे फलक टाइप के उपकरण, छोटे टाइप के उपकरण का प्रयोग किया जाने लगेगा। तो छोटे टाइप का उपकरण कैसे बनता था? अब जैसे पत्थर है, एक पत्थर को दूसरे पत्थर को जब तोड़ा जाता था तो उसका जो फलक छटक के अलग हो जाता था। आप देखे होंगे ना कि किस तरीके से जब पत्थर को तोड़ते हैं तो छोटे छोटे फलक उसके टूट के अलग होते हैं, उनसे बनाने लगा। तो इसीलिए उसे फलक संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। और इसका सीधा सा मतलब कि छोटे पशुओं, मछलियों का शिकार किया जाने लगेगा, पक्षियों का शिकार किया जाने लगेगा, ठीक है, और बड़े पशुओं का पालन करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए पत्थर में जो उपकरणों में बनावट है उसके आधार पर इसे हम 3 भागों में बांटते हैं, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। तो यहाँ किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। काल क्रम को लेकर एक सावधानी आपको बरतनी है कि अलग अलग पुस्तकों में अंतर देखने को मिल सकता है। इवन की एनसीईआरटीज की बुक में भी है, नई एनसीईआरटी में भी अंतर है, पुरानी एनसीईआरटीज में भी थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जो स्टैंडर्ड मैंने दिया है इसमें काल आपसे पूछा भी नहीं जाता, और क्रम का केवल ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए पूरा पाषाण काल को भी हम ना 3 भागों में बांटते हैं। इसमें है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। यानी पूरा पाषाण काल में उच्च पूरा पाषाण काल तक जब मनुष्य आया तो उसके अंतर्गत कुछ गतिविधियां भी होने लगी, और जो आधुनिक मानव है जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, जैसे हम हैं वर्तमान में, हमारा वैज्ञानिक नाम है ना होमो सेपियंस, आधुनिक मानव, इसका विकास होता है उच्च पूरा पाषाण काल में। इसके पहले इसका मतलब है कि जो मनुष्य रहा होगा, समझ रहे हैं, वो मनुष्य भी विकास क्रम की एक स्थिति से गुजरा है। सीधी सी बात है, क्योंकि जब आधुनिक मानव का विकास उच्च पूरा पाषाण काल तक आते आते हुआ, जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि मनुष्य जो है, मनुष्य का भी एक विकास क्रम रहा होगा। विज्ञान में भी आपने पढ़ा है लैमार्क का विकास का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत, जो डेवलपमेंट को दिखाते हैं। कहते हैं ना कि हमारा गोरिल्ला है, हमारा पूर्वज है, कुछ लोग बंदर कहते हैं। तो एक विकास क्रम रहा होगा मनुष्य का भी। पहले मनुष्य भी 4 पाया पे चल रहा होगा, धीरे धीरे वो 2 पाया पे आया। शुरुआत तो हम 4 पाया से ही करते हैं। जब घर में कोई बच्चा होता है तो उसको देखिए, जब वो बकैया कहते हैं ना उसको, तो वो 2 हाथ और दोनों पैर का इस्तेमाल करता है चलने के लिए। जैसे जैसे उसका पोषण होता है, उसका विकास होता है, उसकी रीढ़ की हड्डियां धीरे धीरे खड़ी होने लगती हैं, और फिर वो धीरे धीरे 4 पाया से 2 पाया की स्थिति में आ जाता है, ठीक है। यानी वो पैरों पे चलने लगता है, ठीक है। तो एक विकास क्रम तो निश्चित रूप से रहा ही होगा।
इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और ये जो विकास हुआ मनुष्य का, वो आके हुआ उच्च पूरा पाषाण काल में, यानी आधुनिक मानव जो जिसे हम होमोसेपियंस कहते हैं, ये उच्च पूरा पाषाण काल में आके इसका विकास हुआ, पहली बात। दूसरी बात है कि चित्रकला का विकास इस समय, मतलब भीमबेटका की गुफा है, और भीमबेटका की गुफा से हमें चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है भीमबेटका, और विष्णु वीएस वाकड़कर महोदय ने इस गुफा की खोज की थी। तो वहां से हमें चित्रकला, तो मैंने कहा कि चित्रकला जो चित्र है, चित्रकला का विकास तब से माना जाता है जब से मनुष्य में पंजों का विकास हुआ। ठीक है, तो चित्र किस चीज के बनाएगा, दिमाग से सोचिए। हम आप अगर किसी चीज की चित्रकारी करनी होती है तो हम कैसा करते हैं? कला का जो अर्थ, चित्रकला का जो अर्थ होता है ना, कि मनुष्य, मानव जब प्रकृति के साथ साहचर्य स्थापित करता है, ठीक है, तो उसी को मूर्त रूप देने का प्रयास चित्रकारिता में करता है। जिसकी जैसी चिंतन है उसकी उस तरीके की अभिव्यक्ति होगी। चित्रकला की अपनी एक भाषा होती है, समझ रहे हैं? उसकी भाषा मौन होती है, वो चित्रों के माध्यम से स्पष्ट होती है कि इसमें चित्रकार क्या कहना चाहता है। अगर आरंभिक चित्रकारी, मनुष्य प्रकृति के साथ रह रहा है, ठीक है, जंगल में रह रहा है, शिकार कर रहा है, उसी से जीवन यापन कर रहा है, ठीक है, तो चित्रकारी भी तो उसी तरह के करेगा। तो भीमबेटका में जो चित्रकारी हमें मिलेगी वो उसकी गतिविधियों से मिलेंगी। वो प्रकृति का चित्रण करेगा, पेड़ पौधे जीव जंतुओं का चित्रण करेगा, ठीक है, आपस में चित्रण कर सकता है। तो आरंभिक चित्रकारिता, समझ रहे हैं, तो उसका भी हमें साक्ष्य उच्च पूरा पाषाण काल तक आते आते मिलने लगता है। इस बात को समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है। और इस क्लास के बाद जब आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करेंगे, विशेषकर संस्कृति आईएएस में जब आप आएंगे, तो आपको चीजें और बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चित्रकारिता का विकास हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब देखिए मानव का विकास क्रम। ठीक है, मैंने कहा कि उच्च पुरा पाषाण काल में आके होमोसेपियंस बना। ये कब विकसित हो रहा है? उच्च पुरा पाषाण काल में। ठीक है, उच्च पुरा पाषाण काल में आकर होमोसेपियंस बन गया। ठीक है, तो ये एक विकास यात्रा थी है, निम्न पुरा से मध्य पुरा तक की एक पूरी विकास यात्रा है। तो मनुष्य का जो आदि पूर्वज है उस रामापिथकस कहते हैं, मतलब सबसे प्राचीन जो पूर्वज है उसको रामापिथकस के नाम से जाना जाता है। फिर है जिसे हम आदि मानव कहते हैं, जो जंगलों में रह रहा है, वो कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अफ्रीका के जंगलों में रह रहा है, और इसे ही हम आदि मानव कहते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस होगा, अफ्रीका के जंगलों में रह रहा है, आदि मानव के नाम से जाना जा रहा है, आदि पूर्वज रामापिथेकस है। फिर है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का मतलब रीढ़ की हड्डी पे लगभग सीधा खड़ा होने वाला मनुष्य है, वो है होमो इरेक्टस। ठीक है, फिर है निएंडरथल मानव, और सर्वप्रथम अक्षरबद्ध भाषा का प्रयोग निएंडरथल मानव द्वारा किया गया। समझ रहे हैं? यानी अभी तक मनुष्य भी एक तरीके से पशुओं की तरह बोलता था। भाई मनुष्य भी कहते हैं ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, मनुष्य एक सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी, सोशल एनिमल ही है। बस अन्य एनिमल की तुलना में एक अंतर है कि मनुष्य अभी एक संभावना है, जबकि जो एनिमल और बने वो पूर्णता की स्थिति में है। लगभग मनुष्य में मस्तिष्क है, न्यूरॉन्स हैं, और उसका क्रमिक विकास हो रहा है। वो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, अब देख लीजिए यहीं पत्थर से परमाणु बम तक की यात्रा, नैनो टेक्नोलॉजी तक की यात्रा। मतलब जब उसने एक कठोर वस्तु देखी होगी तो वो समझ गए, इतना उसके अंदर है विवेक।
भाई अन्य जानवर भी तो उसको देखे होंगे, लेकिन उसके उपयोग को कौन उपयोग कर रहा है? मानव। कि ये कठोर धातु है, इससे हम किसी को मार सकते, एक कठोर वस्तु है, सॉरी धातु तो नहीं है पत्थर, एक कठोर वस्तु है और इससे हम किसी को मार सकते हैं, उसका शिकार कर सकते हैं। ये मनुष्य के मतलब एक विवेक आया कि नहीं, एक समझ आई, तो मनुष्य का चिंतन है ये। तो मनुष्य अन्य जीवों से, अन्य प्राणियों से, अन्य पशुओं से इसी अर्थ में अलग है कि उसमें क्या है? मस्तिष्क है, उसमें क्या है? चेतना है, सोचने समझने की शक्ति है। समझ रहे हैं? आप अपने मस्तिष्क का जितना अधिक उपयोग कर सकिए करिए, इसमें बहुत बड़ा इसका स्टोरेज है। जितना संकुचित करेंगे उतना ही संकुचित होता चला जाएगा, और जितना एक्सपेंस कर सकते हैं उतना करिए। खूब पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, एक दो दो तीन तीन बार रिवीजन करिए और खूब अच्छे से चीज़ों को आत्मसात करते जाइए, सब आपके मस्तिष्क में फीड हो जाएगा। समझ रहे हैं? हो सकता है कि कुछ चीज़ें भूल जाए, स्वाभाविक है, मनुष्य का एक स्वभाव है। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। हमें भी भूल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि विस्मृत हो जाती, लेकिन वो अवचेतन मन में होती हैं, और जब कोई ऐसी बात या ऐसी घटना या ऐसा दृश्य उससे मिला जुला दिखता है तो वो फिर रिकॉल भी होती हैं, मेमोराइज होती हैं। ठीक है, तो कहने का आशय है कि मनुष्य अन्य जीवों से भिन्न है क्योंकि वो विचारशील प्राणी है। अगर उसने पत्थर को देखा तो उसके उपयोग को भी उसने देखा कि किस तरीके से हम इससे शिकार कर सकते हैं। ठीक है, तो निएंडरथल मानव जो है पहली बार अक्षरबद्ध भाषा का प्रयोग किया था और इसे थोड़ा बुद्धिमान मानव माना जाता है। ठीक है भाई, बुद्धि का विकास इसीलिए हुआ ना क्योंकि उसने भाषा को व्यक्त किया, एक भाषा में व्यक्त किया, और फिर इसी आरंभिक भाषा से आज कितनी भाषाएं विकसित हुई हैं। आज कितनी तरह की, मतलब भाषा तो एक होता है ना, एक चिंतन का एक माध्यम तो है ही है, अपने विचारों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पहुंचाना। समझ रहे हैं? तो इसीलिए इसे निएंडरथाल मानव को अपेक्षाकृत बुद्धिमान मानव के नाम से भी जानते हैं। तो आई बात समझ में? तो सबसे पहले अक्षरबद्ध भाषा का प्रयोग निएंडरथाल किया, तत्पश्चात क्रो-मैग्नन है, और इसके बाद आधुनिक मानव जिसका विकास उच्च पुरापाषाण काल में हुआ, ये है होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस क्या है? आधुनिक मानव। अब ये आपकी एनसीईआरटी में हो सकता है कि मानव विकास क्रम न मिले, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमें एक यात्रा, एक विकास क्रम तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने अपना एक्सप्लोर किया है कि कम से कम हमारे विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं वो इतनी बात तो एटलीस्ट समझें कि किस तरीके से आया। अब उच्च पुरापाषाण काल के में आप समझ गए कि मनुष्य आ गया, तभी तो हम पढ़ेंगे ना आगे। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ तक, इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो मनुष्य जो आज वर्तमान का मनुष्य है, जिसे हम होमोसेपियंस कहते हैं, उसका आदि पूर्वज रामापिथेकस के नाम से जाना जाता है, जिसे हम आदि मानव कहते हैं, जो अफ्रीका के जंगलों में रहता था, उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कह रहे हैं। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद हम देखते हैं कि होमो इरेक्टस है, लगभग रीढ़ की हड्डियों पर सीधा खड़ा होने वाला मनुष्य होमो इरेक्टस है। तत्पश्चात निएंडरथाल मानव आता है। निएंडरथाल मानव ने ही सर्वप्रथम अक्षरबद्ध भाषा का प्रयोग किया था और अपेक्षाकृत बुद्धिमान मानव है माना जाता है, क्योंकि भाई उसने भाषा के संप्रेषण, भाषा के माध्यम से बातों को, भाषा के माध्यम से चीजों को व्यक्त करना शुरू किया। समझ रहे हैं? और फिर आता है क्रो-मैग्नन, और फिर आता है आपका होमोसेपियंस। होमोसेपियंस एक आधुनिक मानव है। होमोसेपियंस का विकास उच्च पुरापाषाण काल तक में होता है, और हम आज वर्तमान व्यक्ति जो हम आप हैं, होमोसेपियंस कहे जाते हैं। हमारा वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। क्लियर है? नो डाउट। आगे चलें। देखिए, अब देखिए आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? ये जो आरंभिक मानव है ना, ये सब उच्च पुरापाषाण काल तक ये एक जगह नहीं रहते थे, इधर उधर घूमते थे। इनकी अपनी कहानी है।
तो सबसे पहली बात कि इनकी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या थी आरंभिक मानव की? भोजन। भाई सभ्यता के आरंभ में, पाषाण काल में, अगर हम पूरा पाषाण काल तक की बात करें, मध्य पाषाण काल तक की भी बात करें, तो जीवन में अस्थायित्व तो नहीं आया था। जीवन में अस्थायित्व आप देखेंगे आएगा नौ पाषाण काल तक आते आते, जब मनुष्य कृषि करना शुरू कर देगा। अभी मनुष्य के जीवन में क्या आवश्यकता है कि वो आखेटक है, खाद्य संग्राहक है। आखेटक मतलब वो शिकारी है, वो जीवों का शिकार करके अपनी जीविका चला रहा है। समझ रहे हैं? तो इसलिए मनुष्य अपने भोजन की तलाश में, अपने क्षुधा पूर्ति के लिए एक जगह से दूसरे जगह विचरण कर रहा है। भारत का मौसम भी देख रहे हैं आप, कहीं मौसम के अनुसार चीजें होती हैं। सूखा में कहीं नदियां सूख जाती हैं, बारिश के बाद आबाद होती हैं। तो मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए? पहले रोटी, जल ही जीवन है। समझ रहे हैं? तो अब इसी जो मूलभूत चीजें हैं उसी की तलाश में वो एक जगह से दूसरे जगह क्या कर रहा है? विचरण कर रहा है। तो यही कारण है ना कि हमें एक बड़े क्षेत्र के अंतर्गत इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो आरंभिक जो मानव है उसके जो घूमने का या घुमक्कड़ होने का, क्यों घूमते थे? तो आरंभिक मानव को आखेटक यानी खाद्य संग्राहक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, आखेटक हैं, पशुओं का शिकार कर रहे हैं और पशुओं का शिकार करके अपना क्षुधा पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो आरंभिक मानव को हम क्या किस नाम से जान रहे हैं? आखेटक के नाम से, जो खाद्य संग्राहक। ठीक है, जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं। ठीक है, जो जंगली जानवर हैं उनका शिकार करते थे, मछलियां, चिड़ियां पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, ये सब इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसके माध्यम से वो अपना क्या कर रहे हैं? आजीविका मतलब जीवन यापन कर रहे हैं। अगर देखिए, शिकार कर रहे हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे आदि इकट्ठा करते थे। तो ये क्या कर रहे हैं? इकट्ठा। और इनमें से किसी एक में, इसके अलावा पानी भी उनकी एक आवश्यकता है ना, पानी पीते थे। पानी कहां से मिलेंगी? झीलों से मिलेंगी, तालाबों से मिलेंगी, नदियों से मिलेंगी। यही कारण है कि इस सभ्यता के अंतर्गत पाषाण काल का जब देखेंगे ना, तो नदियों के किनारे हैं, झीलों के किनारे हैं, पर्वतों के किनारे मिलेंगी। ठीक है, तो अब इनमें से किसी एक चीज में उनके कमी आएगी तो माइग्रेट करेंगे, सीधी सी बात। समझ रहे हैं? तो आरंभिक मानव के घुमंतु प्रवृत्ति का कारण। ठीक है, तो ये आरंभिक मानव शिकार कर रहा है, खाद्य संग्राहक है, जंगली जानवरों का शिकार कर रहा है। अभी उसकी निर्भरता है भोजन के लिए। क्या है? निर्भरता। भोजन के लिए निर्भरता है। किस पर है? जंगली जानवरों पर। ठीक है, पेड़ पौधों, मछलियों पर, चिड़िया पकड़ रहे हैं, दाने, पौधे, अंडे इकट्ठा कर रहे हैं, खाद्य संग्राहक हैं। और इनमें से किसी एक में कमी आएगी। किसी एक का मतलब है कि जिससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाएगी। मान लीजिए अगर मछलियां नहीं मिल रही तब भी जीवन चल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर खाद्य की कमी पड़ेगी तब वो माइग्रेट करेगा। फूड चेन डिस्टर्ब होगा तो फिर वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए इसमें पहला कारण है घुमंतु प्रवृत्ति होने का, कि भोजन की तलाश में। ठीक है, भोजन की तलाश में आरंभिक मानव एक जगह से दूसरे जगह जाता था, क्योंकि जब एक जगह बहुत लंबे समय तक रह लेता था, ज्यादा दिन तक रह लेता था, तो वहां जितने भी चीजें हैं, आसपास के पौधे, फलों, जानवर, इनको खाकर समाप्त कर देता था। यानी उनकी जो खाद्य आवश्यकता है वहां से पूरी नहीं होती थी। और जब ये खाद्य आवश्यकता वहां से पूरी नहीं होती थी तो मनुष्य उस खाद्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाता था। आई बात समझ में?
कि आरंभिक मानव, ये इसीलिए इसके अलग अलग क्षेत्र से इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। अगर मान लीजिए कि एक जगह से ही इतनी चीजें मिलने लगे, अब जैसे खेती है, खेती में अस्थायित्व है। हम सब एक गांव में बस गए और उस गांव में भूमि है, खेती कर रहे हैं, तो निरंतर पैदावार हो रही है ना। एक भोजन आवश्यकताएं क्या है, साइक्लिक रूप में बनी हुई हैं। अगर पता चले जैसे झूम खेती है, बदल बदल के खेती करना, तो उनके निवास स्थान भी बदल जा रहे हैं। आई बात समझ में? इसी तरीके से जब सारा मामला पेट का है, हमारी आवश्यकताएं गांव से पूरी नहीं हुई, हम शहरों की तरफ आए, हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, हमारे जीवन स्तर बढ़ रहा है, हमारी सोच बढ़ रही है, हमें प्रशासक बनना है, हमें सिविल सेवा में जाना है, ये हमारी आवश्यक महत्वाकांक्षा है, जो आवश्यकता है। इसी आवश्यकता का बृहद रूप महत्वाकांक्षा है। हमें पढ़ना है, समझ रहे? तो हम उसकी तलाश में एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, माइग्रेट होते हैं। समझ रहे हैं? आज देखिए गांव में जिस तरह की आर्थिक स्थिति है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, अगर वहां से लोगों की आवश्यकता नहीं पूरी हो रही है, शहरों की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। माइग्रेशन तो हो रहा है ना, चूंकि गांव का संबंध, इस गांव से संबंध उनका इसलिए बना हुआ है कि वहां उनके पैतृक वारिस है, नातेदारी है, बहुत सारी चीजें हैं, आना जाना लगा रहा है। लेकिन माइग्रेशन हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही आरंभिक मानव भोजन की तलाश में क्या करता था, एक जगह से दूसरे जगह जाता था, क्योंकि उस समय तो इस तरह की चीजें नहीं थी ना। तो जब एक जगह लंबे समय तक रह लेता था, वहां के जितने भी खाद्य संसाधन हैं उनका उपभोग कर लेता था, वो समाप्त हो जाते थे, तब वो फिर आगे की तलाश में चल देता था। ठीक है, तो पहला उसका है घुमंतु प्रवृत्ति का कारण है खाद्य आवश्यकता, भोजन की तलाश में। ठीक है, दूसरा चीज है, अब देखिए जानवर वो शिकार कर रहा है, किसका शिकार कर रहा है? जंगली जानवरों का। तो जंगली जानवर अब चारा आदि की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। भाई जंगली जानवर का भी तो जीवन चलना है, चारा कर रहे हैं, घास खाना है, पता चला सूखा पड़ा है, घास नहीं है, वो दूसरी तरफ मूव कर रहा है। अब उसका पीछा करते करते मनुष्य भी उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जंगली जानवर जब जब मूव कर रहे हैं अपनी भोजन की तलाश में, तब तब मनुष्य भी इसके पीछे जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए फिर वो दूसरी क्षेत्र में चला जाता था। नेक्स्ट है, तीसरा जो कारण है कि देखिए मौसम, पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। भाई ठंड में तो आम, भले आम मिल जाए आज के डेट में, सामान्यतः आम मिलना नहीं चाहिए, है कि नहीं? अब अलग अलग मौसम में, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग पेड़ पौधों में फल आदि आ रहे हैं। ठीक है, अब सपोज दैट कि एक ऐसे क्षेत्र में लोग हैं ठंड के मौसम में, वहां आम की फसल है, आम की तो ठंड में आएगी नहीं, तो वो दूसरे क्षेत्रों में माइग्रेट करेगा जहां की उस मौसम से संबंधित फल आदि होते हों, ताकि उनकी खाद्य आवश्यकता पूरी हो। यही बात कही गई कि पेड़ पौधे फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में कहाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। समझ रहे हैं? अगर ये तय बात है कि अगर खाद्य आवश्यकता पूरी होगी तो मनुष्य हिलेगा नहीं। समझ रहे हैं? सारी लड़ाई भोजन की है, और ये भोजन मतलब धीरे धीरे इसकी आवश्यकता बढ़ने, केवल क्षुधा तक सीमित नहीं होती है, आगे चल के इसकी, जैसे आज के समय में अगर केवल पेट तक की बात हो तो आदमी गांव में भी जीवन यापन कर सकता है, लेकिन अब उसका भोजन, अब उसकी आवश्यकताएं, उपभोग की जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। अब वो अपने जीवन स्तर, जितनी भी चीजें हैं सब उपभोग से ही तो संबंधित हैं। अभी इनका क्या है, केवल भोजन तक सीमित है, आगे चल के वस्त्र आएगा वो भी उपभोग करेंगे, फिर और तकनीकी आएगी, फिर और चीजें आएंगी। आज के समय में देख लीजिए उपभोग का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो अब ही केवल पेट की मामला है, अभी यहाँ तो केवल लड़ाई है जीवित रहने का। समझ रहे हैं? तो जब मौसम में परिवर्तन हो रहा है,
किसी मौसम में कहीं फल आ रहा है, किसी मौसम में कहीं फल आ रहा है, तो वो एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि झीलों नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। दरअसल भारतीय जो इन्वायरमेंट है, भारत का जो क्लाइमेट है, इसमें बहुत सारे, अब जैसे झील हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, सूखा गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, है कि नहीं? मतलब उसमें पानी नहीं रहता। अब जब पानी नहीं होगा तो जल ही जीवन है, और मनुष्य के शरीर में लगभग, कहते हैं ना कि लगभग 70% के आसपास, मोटी मोटा, मैं विज्ञान का शिक्षक नहीं हूं, तो लगभग मान के चलिए कि 70-72% जल है, 1/3। और जल बहुत आवश्यक है, जल ही जीवन है। लिखा पढ़ा होगा आपने कहीं कहीं, हर जगह बोर्ड लगा होता है, जल ही जीवन है। हाँ, पानी बचाएं, जीवन बचाएं, पानी सुरक्षा करें, वाटर कंजर्वेशन की बात आती है, जल संरक्षण की बात आती है, तमाम ऐड वगैरह भी आते हैं, टीवी वगैरह पे भी आप लोग देखते होंगे कि पानी बचाओ अभियान चलाया जाता है। जल संरक्षण शुष्क क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभावी है। अभी जो ऐसे क्षेत्र में आप लोग होंगे जहाँ की जल ही जल है, वहाँ भी ये भाव नहीं आ पाता होगा कि मतलब इसका कितना इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो शुष्क क्षेत्रों में होंगे वो इस बात को, मेरी बात को ठीक से समझ पा रहे होंगे कि कितना महत्वपूर्ण जल है। तो बहुत से जो होते थे, अब ये अधिकतर जो क्षेत्र आप देखेंगे आरंभिक पाषाण काल के, वो झीलों के किनारे मिलेंगे, नदियों के किनारे मिलेंगे। उसका कारण है कि वहाँ से उनकी जल की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जो ग्रीष्म ऋतु में वहाँ की झील की पानी सूख जा रही है, तालाब के पानी, सरोवर के पानी सूख जा रही है, नदियाँ सूख जाती हैं। तो ऐसे में वो पानी की तलाश में ऐसे क्षेत्रों की तरफ जाते हैं जहाँ की जल की आवश्यकता जल उपलब्ध हो और उनकी आवश्यकता पूरी हो। ठीक है, तो झीलों नदियों के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। दरअसल कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाती थी, और इसलिए जो है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे। समझ गए? तो आरंभिक मानव के घुमंतु होने का कारण समझ में आया? भोजन की तलाश में। सारा मामला भोजन का है, केवल शिकार के लिए कंदमूल, फल फूल, मतलब कुल एक कारण है कि जीवन किसी तरीके से हमारा चलता रहे, उसमें किसी तरह की कोई बाधा ना हो, और उस जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या करते थे? घूमते थे। आ गई बात समझ में? तो आरंभिक मानव मतलब कि होमोसेपियंस से ही आप ले सकते हैं, जितने भी मानव हैं वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माइग्रेट करते रहे, इसलिए इसके साक्ष्य भी हमें मिलते रहे। तो आ गई बात समझ में? ठीक। अब देखिए पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य है, ठीक है, पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, पूरा पाषाण काल का। ठीक है, इस समय मनुष्य कैसा होगा? जंगलों में रह रहा है, बारिश आदि मौसम में जीवन को बचाने के लिए कहाँ जा रहा है? गुफाओं में। तो भोजन के लिए शिकार पे निर्भर है, शिकारी जीवन है। शिकार किसका कर रहा है? पशुओं का, जंगली पशुओं का। चूंकि पूरा पाषाण काल है तो अभी बड़े पशुओं का शिकार करेगा। लोग समूह में रह रहे हैं, बारिश आदि मौसम में वो गुफाओं में रह रहा है। ठीक है, गुफाओं में जा रहा है, अपने आप को बचाना भी तो है। बारिश पड़ने लगे, कुछ इस तरह की है तो वो गुफाओं में रह रहा है। मानव शिकारी है, शिकारी वो जंगली पशुओं का कर रहा है। मौसम से अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए वो गुफाओं में रह रहा है। उच्च पूरा पाषाण काल में हम देखते हैं कि चित्रकला का विकास होता है। चित्रकला का विकास उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, और यहां से जो भीमबेटका की गुफा से, यानी भीमबेटका
की गुफा से आरंभिक चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। आरंभिक चित्रकारी के साक्ष्य हैं। ठीक है, इसका मतलब समझिए कि वो भीमबेटका की गुफाओं में रहता था और फिर उसी भीमबेटका की गुफाओं में तो वो चित्रकारी कर रहा है। और चित्रकारी किस चीज की कर रहा है? जो उसके जीवन से जुड़ी गतिविधियां हैं। जैसे वो क्या कर रहा है? शिकारी जीवन है तो वो चित्रकारी करेगा पशुओं के मारने का, पशुओं की चित्रकारी करेगा, पशुओं के शिकार की चित्रकारी करेगा, पशुओं के शिकार की चित्रकारी करेगा। मतलब आरंभिक, कहता हूं ना कि चित्रकला क्या है? चित्रकला है कि मनुष्य प्रकृति के साथ जो साहचर्य स्थापित करता है वही चित्रकला है। और जब साहचर्य स्थापित हो जाता है, प्रकृति के साथ जो साहचर्य स्थापित होता है उसकी अभिव्यक्ति फिर वो करता है। तो पता चला कि गुफाओं में रह रहा है तो उसी में चित्रकारी कर रहा है। समझ रहे हैं? तो आरंभिक चित्रकारिता के भी हमें साक्ष्य मिलने लगते हैं। देखिए, अब सारा मामला यही है, शिकार। अब शिकार के लिए वो प्रयोग क्या कर रहा है? पत्थर के औजार। भाई, लकड़ी डंडा से बड़े पशुओं को, जंगली जानवरों को मारना तो संभव नहीं है, तो वो जंगली जानवरों को मारने के लिए पत्थरों का प्रयोग करेगा। और आरंभिक जो पत्थर होंगे उन्हें क्रोड उपकरण के नाम से जाना जाता है। यानी ये बड़े हैं और बिडौल हैं, परिष्कृत नहीं है। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, मनुष्य के चिंतन का विकास होता गया, वैसे वैसे उनके उपकरणों में धार आता चला गया। समझ रहे हैं? यानी आरंभिक जो पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर तो देखा ही होगा आप लोगों ने, कहीं चले जाएं आसपास देख लेंगे तो अभी उनके पास इतना ज्ञान नहीं है कि उसको कैसे धारदार बनाए, नुकीला बनाए। तो पत्थर बड़े हैं, बिडौल हैं। समझ रहे हैं? और इन बिडौल पत्थरों को क्रोड उपकरण के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं? तो आरंभिक जो है उपकरण, यानी पूरा पाषाण काल के उपकरणों को, औजारों को क्रोड उपकरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? क्रोड उपकरण। समझ रहे हैं? इसमें आता क्या है? कुल्हाड़ी, चापर चापिंग। कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्स। कुल्हाड़ी तो सबने देखा होगा, आजकल लोहे की बनी होती है। उस समय कुल्हाड़ी किसकी बनी होती थी? पत्थर की। समझ रहे हैं? चॉपर चॉपिंग में है गड़ासा और खंडक। गड़ासा एक धारी होता है, खंडक द्विधारी होता है। ठीक है, तो बड़े और बेडौल उपकरणों का प्रयोग पूरा पाषाण काल के मनुष्य द्वारा किया जाता था और इन उपकरणों को क्रोड उपकरण के नाम से जाना जाता है। और इन क्रोड उपकरणों में गड़ासा, हैंडेक्स और चापर चॉपिंग के अंतर्गत गड़ासा और खंडक मिले हैं। यानी हैंडेक्स और चापर चॉपिंग दो तरह के उपकरण मिले हैं। अब हम किस आधार पे कहते हैं कि हैंडेक्स और चापर चॉपिंग मिले? इसके हमें साक्ष्य मिले। हैंडेक्स का साक्ष्य हमें मिला पल्लवरम से। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक एक विद्वान हैं, उन्होंने पल्लवरम से, मद्रास के पल्लवरम से पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त की। और इन्हें चूंकि सबसे पहले इन्होंने ही प्राप्त की थी मद्रास के पल्लवरम से पत्थर की कुल्हाड़ी, और फिर उसका एज निर्धारण किया गया, पूरा पाषाण काल से जुड़ा गया। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त की। कहां से? मद्रास के पल्लवरम से। ठीक है, और चापर चापिंग कहां से मिला? तो चापर चापिंग मिला पंजाब में सोहन घाटी से। और यही कारण है कि पंजाब में सोहन घाटी को जो है, इसे पूरा पाषाण काल को सोहन नदी घाटी सभ्यता, सोहन घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और चूंकि सबसे पहले मद्रास से पाया गया, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये क्लियर है पूरा पाषाण काल।
ठीक। नेक्स्ट हमारा है मध्य पाषाण काल। इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम को लेके घबराना नहीं है, 10,000 से 6,000। अब देखिए ये ट्रांजिशन फेज है। क्या है? ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज का अर्थ होता है संक्रमण काल। क्या है? संक्रमण काल। अब देखिए हमने देखा कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसके बीच में एग्जिस्ट करता है कौन? मध्य पाषाण काल। यही बात है कि नहीं? यानी पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है मध्य पाषाण काल। अब देखिए पूरा पाषाण काल का मनुष्य क्या है? पूर्णतः शिकारी है। पूर्णतः शिकारी है। इसमें क्या आ जाएगा? थोड़ा परिवर्तन आएगा। शिकार करेगा, शिकार करेगा, लेकिन अब वो पशुपालन भी करेगा। पशुओं का शिकार भी कर रहा है और पशुओं को पाल भी रहा है, पशुपालन भी कर रहा है। शिकार में अब वो बड़े पशुओं का नहीं, छोटे पशुओं का शिकार कर रहा है। ठीक है? और पशुपालन में बड़े पशुओं को पाल रहा है, गाय, भैंस। ठीक है? यानी वो शिकार से और इन पशुओं के उत्पाद से, ठीक है, दूध, दही आदि, इन दोनों से भोजन का अपना प्रबंध कर रहा है। अब आप कहेंगे कि सर पशुपालन कहाँ से कर रहा था? तो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं बागौर से, राजस्थान में बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिले। एमपी में आदमगढ़ है और होशंगाबाद में आदमगढ़ है एक जगह, वहाँ से जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो अब ये जो काल है मध्य पाषाण काल, वो ट्रांजिशन फेज का काल है, एक संक्रमण की स्थिति को दर्शा रहा है। यानी इस काल में, जबकि जहां पूरा पाषाण काल में मनुष्य क्या था? पूर्णतः शिकारी था। इस काल में वो शिकार के साथ साथ पशुपालन भी करने लगा है। और शिकार किसका कर रहा है? छोटे पशुओं का। और पाल किसको रहा है? बड़े पशुओं को। समझ रहे हैं? और बड़े पशुओं के पालने से जो उसका उत्पाद है, प्रोडक्ट है, अब देखिए घर पे हम लोग पशुपालन होता है, कितने प्रोडक्ट होते हैं, तो उससे हम मतलब जीवन जीने के साधन का विकास हो रहा है। तो अब जीवन में क्या रहा है? धीरे धीरे स्थिरता आ रहा है। और यहां क्या देखेंगे आप? यहां पशुपालन भी करेगा और कृषि करना शुरू कर देगा, क्योंकि पशुपालन और कृषि ये दोनों क्या हैं? पूरक उद्योग हैं। खेती के लिए आवश्यक सामग्री पशुपालन से मिलती है। भाई जुताई के लिए हल चाहिए, हल कौन बनेगा उस समय? बैल से जुताई होगी। खाद चाहिए, पशुओं के गोबर से खाद खेतों में पड़ता था। दवाई मड़ाई से भी पशु जुड़े हुए होते थे, मतलब कि जब फसल कट के घर पे आएगी तो उनसे जो अन्न का निष्कासन है, उस प्रक्रिया में भी पशुओं का प्रयोग किया जाता था। और उस चारे का प्रयोग पशु अपने खाद्य सामग्री में करते थे, और वो जो दाने हैं उसका प्रयोग मनुष्य अपने खाद्य के लिए कर रहा है कि नहीं? तो पशुपालन और कृषि ये दोनों एक दूसरे के पूरक उद्योग हैं। ठीक है? तो इसी बात को मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो अब देखिए, जब मनुष्य छोटे पशुओं का क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है। बड़े पशुओं को क्या कर रहा है? उसको पाल रहा है। तो छोटे पशुओं को शिकार के लिए अब उपकरणों की कैसी आवश्यकता होगी? छोटी। समझ रहे हैं? तो छोटे छोटे पाषाण उपकरण का निर्माण करने लगा। और वही जो बड़ा बड़ा बेडोल आप देख रहे हैं ना, खंडेक्स, चॉपर, चॉपिंग, गड़ासा, खंडक, ये सब जो बना रहे थे, उसी बनाने के क्रम में जो उसके फलक थे, वो जो छिटक के अलग होते थे ना, उसी से छोटे छोटे उपकरण वो बनाता था। समझ रहे हैं? अब ये छोटे छोटे पाषाण उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा जाने लगा, फलक संस्कृति, क्योंकि वो किससे बनाए गए? वही पत्थरों के फलक से। फलक मतलब समझते हैं ना? जब एक पत्थर को दूसरे पत्थर से तोड़िए तो उसकी एक फलक छिटक के अलग होती है, उसे ही हम फलक कहते हैं। अब उससे छोटे धारदार नुकीले बनने लगे।
तो अब देखिए, मनुष्य छोटे पशुओं का शिकार कर रहा है, मछलियां पकड़ रहा है, समझ रहे हैं, पक्षियों का शिकार कर रहा है, गुलेल से मार दे रहा है, पक्षियों का शिकार कर रहा है, धनुष बाण का प्रयोग कर रहा है, वो जो छोटे से हैं वो लगा के अपने तीर में आगे उससे मार रहा है, धनुष बाण। और धनुष बाण का मतलब है कि प्रक्षेपास्त्र तकनीकी, समझ रहे हैं, कोई सामान्य बात नहीं है, बड़ी बात है। आपको लग सकता है कि धनुष बाण, और उसको हम नाम दे रहे हैं प्रक्षेपास्त्र तकनीक से, वो परिचित हो रहा है, समझ रहे हैं। धनुष बाण मतलब किसी चीज को दूर से ही हम निशाना साध के मार दे रहे हैं, प्रक्षेपास्त्र तकनीक। ये मानव के चिंतनशीलता का विकास है। मानव पशुपालन करने लगा, बड़े पशुओं को पालने लगा, और इसका प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिल रहा है? राजस्थान में बागौर है, वहां से, एमपी में आदमगढ़ है, होशंगाबाद जिले में, वहां से इसके प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन के मिल रहे हैं। अब मानव युद्ध भी करेगा। युद्ध किस लिए करेगा? पशुओं की चोरी के लिए युद्ध हो जा रहा है, और भी बहुत से कारण है, क्योंकि अब जीवन में अस्थायित्व आने लगा। जब अस्थायित्व आएगा, संघर्ष स्वाभाविक है। वो संघर्ष क्षेत्र को लेकर हो सकता है, वो संघर्ष हितों के टकराहट को लेकर हो सकता है। 1765 में जब बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को मिली, इसका मतलब था कि अब वो भू राजस्व यहां से वसूल करने का उनको अधिकार मिला, मतलब अब वो यहां की राजनीतिक सत्ता के एक अंग हो गए। अब यहां के लोगों पर वो कर लगा सकते हैं, यहां के लोगों से कर वसूल सकते हैं। तब भारतीयों के हित अंग्रेजों के हितों से टकराने लगे, परिणामतः संघर्ष। तो जब मनुष्य के जीवन में अस्थायित्व आएगा, पशुपालन होगा, तो अब जो है पशुओं के से चोरी से संबंधी मामले आएंगे, और भी बहुत कारण हो सकता है, समझ रहे हैं। तो अब युद्ध भी होगा, समझ रहे हैं। हेगल ने कहा ना, विकास के लिए युद्ध आवश्यक है, शांति नहीं। बड़ा प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक है हेगल। उसने कहा कि विकास के लिए युद्ध आवश्यक है, शांति नहीं, समझ रहे। तो जब मनुष्य में अस्थायित्व आएगा तो वो संघर्ष भी करेगा, ठीक है। तो अब यहां पे संघर्ष आया, मानव युद्ध करने लगा, और प्राचीनतम इसका साक्ष्य कहां से मिला है? उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम सुने होंगे आप लोग, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में सराय नाहर राय एक जगह है, वहां से युद्ध के, मतलब एक जो मनुष्य की कंकाल मिले हैं ना, उस पे कुछ चोट के निशान मिले हैं। तो उससे इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि उस समय जो है युद्ध से जिसे घायल हुआ होगा, चोट लगी होगी, उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हुई होगी, ठीक है। तो इसलिए इसका साक्ष्य सराय नाहर राय, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। दूसरा है दमदमा है, महदहा है, सब प्रतापगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में। यहां से भी मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य छोटे उपकरणों का प्रयोग करने लगा, छोटे पशु पक्षियों का शिकार करने लगा, मछलियां पकड़ने लगा, धनुष बाण का प्रयोग करने लगा। अब वो प्रक्षेपास्त्र तकनीकी, निशाना लगा के मारने लगा, समझ रहे हैं। बड़े पशुओं को पालने लगा, उनके उत्पादों से जीवन निर्वाह करने लगा। तो भाई, केवल कह देने भर से इतिहास में देखिए बातें होती नहीं है। आपको साक्ष्य, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ आपको एग्जाम्पल देना होता है। तो हम जब कहें कि पशुपालन करने लगा, तो आपके मन में तुरंत विचार आना चाहिए कि इसके साक्ष्य मिले हैं। तो हम कहेंगे हाँ मिले हैं, राजस्थान के बागौर से मिले हैं, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ से मिला है, जो होशंगाबाद जिले में है, वहां से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, और जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है। आई बात समझ में? फिर हम कहेंगे कि जब जीवन में अस्थायित्व आने लगा तो मनुष्य युद्ध भी करने लगा, और युद्ध के कई कारण हो सकते हैं। तो आप अपने मन से प्रश्न पूछे कि इसका कोई साक्ष्य मिला है? जब भी इतिहास में कोई बात कहें, उसके साथ आपको प्रमाण देना पड़ेगा, उदाहरण देने पड़ेंगे। और ये तो
केंद्रीय सिद्धांत है। हम कहें कि छोटे छोटे पशुओं का शिकार करने लगा, तो आपको आपके मन में आएगा कि उसके लिए क्या तकनीकी रही होगी, कैसे कर रहे थे, है कि नहीं। मतलब एक आपको उसके बिना एविडेंस के इतिहास कोई चीज मानता ही नहीं है। अगर आप अपने से कोई बात कह रहे हैं और उसके समर्थन में अगर आप साक्ष्य नहीं दे रहे हैं, उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपका वो वैधानिक इतिहास नहीं होगा, ध्यान रखना। इसीलिए इतिहास जब विषय के रूप में आप पढ़ते हैं और जब सिविल सर्विसेज प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ते हैं, तो इतिहास जो भी बात कहेंगे उसके लिए आपको प्रमाण तर्क के साथ देना होगा। बहुत ही तार्किक विषय है इतिहास, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है जैसा कि हमें पढ़ाया गया होगा इतिहास। बहुत सारे टीचरों ने इतिहास के बारे में अलग अलग अपनी अपनी राय व्यक्त कर दी होगी, कुछ लोग अलग अलग भी बोलते रहते हैं, लेकिन आप उसी कथन उसी तथ्य को प्रमाणिक मानिए जिसके समर्थन में मजबूत तर्क हो। ऐसा नहीं कि हवा में कोई कह दे तो हम मान लेंगे कि ऐसा हुआ था, प्राचीन मानव कहाँ शिकार करता नहीं करता था, इस तरह की बात अगर कहें तो आपको पूछना पड़ेगा कि भाई नहीं करता था करता था, दोनों में आप हमें उदाहरण तो दीजिए। हमने कहीं पढ़ा है, ऐसी पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं होता है। जब आपने पढ़ा है तो आपको उसके समर्थन में तर्क भी देना होगा, समझ रहे हैं। बिना तर्क के इतिहास वैधानिकता नहीं मिलती, उसको मजबूत नहीं होता और आपके जो ज्ञान है, आपका जो तथ्य है, वो सही नहीं माना जाता। ठीक है, तो इस तरीके से मनुष्य जो है मध्य पाषाण काल में उसकी गतिविधियों में कुछ परिवर्तन आया, उसके जीवन में अपेक्षाकृत अस्थायित्व आया क्योंकि पशुपालन करने लगा था। अब आगे चलते हैं, देखते हैं नवपाषाण काल। ठीक है, अब देखिए नवपाषाण काल एक महत्वपूर्ण कालखंड है और इस समय आप देखेंगे कि नवपाषाण काल में 6000 से, ये 6000 होना चाहिए, 6000 BC से 3000 BC के बीच में इसका टाइम पीरियड है मोटी मोटा। और नवपाषाण शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो जॉन लुबाक नामक विद्वान ने किया है और इस काल में विकसित परंपरा को क्रांति की संज्ञा दी गई है। तो वो कौन सी परंपरा थी विकसित? अभी तक हमने देखा कि मनुष्य क्या था, खाद्य संग्राहक था। मध्य पाषाण काल तक भी मनुष्य खाद्य संग्राहक है, पशु उत्पादों का संग्रह कर रहा है, छोटे पशुओं के शिकार से अपना जीवन यापन कर रहा है। तो इस बात को बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। तो मनुष्य खाद्य संग्राहक स्थिति में है कब तक? मध्य पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का मानव और मध्य पाषाण काल का मानव क्या है? खाद्य संग्राहक है। ठीक है, लेकिन अब नवपाषाण काल का जो मानव है, इस काल का मानव खाद्य संग्राहक से क्या हो रहा है? खाद्य उत्पादक। ये एक बड़ा ही क्रांतिकारी घटना है, पूरा स्ट्रक्चरल चेंज ही हो जाएगा। यानी खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक स्थिति में आना ये कोई सामान्य बात नहीं है और इसे ही क्रांति की संज्ञा दी गई। इतिहासकारों द्वारा इसे ही क्रांति कहा गया कि ये एक क्रांति है। यानी मनुष्य का, इस पॉइंट को लिख लीजिए, मनुष्य का खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक स्थिति में पहुंचना ही क्रांति कहलाती है, क्रांति कहला रही है। क्रांति के नाम से जानी जाती है, क्रांति के नाम से जानी जाती है। क्लियर है? खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक, समझ रहे हैं? आपके जो चैप्टर का नाम है आखेट संग्रह
खाद्य संग्रह, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, तो ये पूरी जो यात्रा है ना, वो एक क्रांति है। समझ रहे हैं? ठीक है। तो इस काल में मनुष्य क्या कर रहा है? अब इस काल में मनुष्य अब खेती कर रहा है, खेती कर रहा है। समझ रहे हैं? अब जीवन में पूर्ण अस्थायित्व का भाव आ जाएगा। जब खेती किसानी शुरू होगी तब अस्थायित्व आ जाएगा, क्योंकि उत्पादन एक साइकिल में चलता है, एक चक्र में चलता है। ठीक है। तो मानव कृषि करने लगा, सर्वप्रथम मानव क्या करने लगा? कृषि करने लगा। तो फिर मैंने वही बात कही कि ऐसे नहीं मानेंगे सर कि कृषि करता था। तो हम कहे भाई साक्ष्य मिला है। कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो लहुरा देव उत्तर प्रदेश से मिला है। लगभग 8000 बीसी के आसपास का समय है। समझ रहे हैं? तो चावल के कृषि में किसका? चावल। और चावल के उत्पादन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो लहुरा देव से मिला है हमें, जो कि ये प्रमाणित कर रहा है कि यहां खेती हो रही थी। कोल्डिहवा एक जगह है बेलन घाटी में। अभी तक लहुरा देव की खोज के पहले कोल्डिहवा को माना जाता था कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यहां से मिला है। समझ रहे हैं? लेकिन लहुरा देव से जो चावल के खोज हुआ ये आधुनिक अनुसंधान है। हो सकता है कि कुछ और प्राचीनता चली जाए। समझ रहे हैं? या बहुत सारे इसीलिए अनुसंधान उत्खनन चलते रहते हैं। हमने कहा ना कि पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? पुरातत्व। वो भी पाषाण उपकरण, यही सबसे हम जान पाते हैं। तो ये जो है कोल्डिहवा माना जाता था, लेकिन लहुरा देव का उत्खनन जब हुआ तो वो कोल्डिहवा से प्राचीनतम था, मतलब उससे पुराना था। ठीक है। गेहूं की खेती, अभी देखिए ये चावल की खेती की बात हुई है, यहां दोनों जगह से क्या है? चावल, ये ध्यान रखना। अब गेहूं की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां है? बलूचिस्तान। ठीक है। मेहरगढ़ से गेहूं की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। आई बात समझ में? मनुष्य खेती करने लगा। किस चीज की खेती करता था? आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर खेती कर रहा था तो इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं? हमने कहा हाँ मिला है। कहां से मिला है? लहुरा देव। ये उत्तर प्रदेश में है लहुरा देव, और वहां से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और लहुरा देव के उत्खनन प्रकाश में आने से पहले कोल्डिहवा, जो कि बेलन नदी घाटी के क्षेत्र में है, बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में ही है, वहां से भी चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। लेकिन लहुरा देव बेलन घाटी से पुराना है। तो अगर कभी प्रश्न में आ जाए कि खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, तो क्या जवाब दीजिएगा? लहुरा देव। समझ रहे हैं? ऑप्शन में लहुरा देव नहीं है, कोल्डिहवा है, तब कोल्डिहवा पे टिक कर दीजिएगा। और ये दोनों जगह से चावल के खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखना। अब मन में विचार आएगा कि केवल चावल की ही खेती करते थे कि कुछ और फसलों के उत्पादन से परिचित थे? तो हम कहेंगे कि नहीं, परिचित हैं। गेहूं भी उत्पादन करते थे, और गेहूं का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से, जो लगभग 6000 ईसा पूर्व के आसपास है, वहां, मतलब मनुष्य से पहले चावल की खेती किया, तत्पश्चात गेहूं की। ऐसे ध्यान रखिएगा। वो मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ कहां है? तो आप कहेंगे बलूचिस्तान में है। ठीक है। तो मेहरगढ़ से ये प्राप्त हुआ गेहूं का। जब मनुष्य खेती करने लगा तो अब उसके जीवन में अस्थायित्व आने लगा। समझ रहे हैं? तो अब वो क्या कर रहा है? बस्तियों का निर्माण कर रहा है। और जब बस्ती का निर्माण करेगा तो वो अस्थायी रूप से बसने लगेगा, वही आगे चल के गांव का विकास हो जाएगा। अब जब खेती कर रहा है, गेहूं हो रहा है, चावल हो रहा है, और भी चीजें हैं, तो उसको रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए, सामग्री, पात्र वगैरह चाहिए। ठीक है। तो अब जो है वो कुम्हार के चाक का भी विकास हो गया। वो किस लिए हुआ? मृद भांड, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए।
और इसे हम क्या कहते हैं? मृद भांड। मृद भांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। हमारे बचपन में, आप लोग तो आधुनिक पीढ़ी के लोग हैं, हमारे बचपन में गांव में अनाजों को मिट्टी के उसमें रखा जाता था, समझ रहे हैं, पात्र में, मृद भांडों में रखा जाता था। गांव में कुम्हार द्वारा एक विकसित हो गई, एक परंपरा विकसित हो गई कि एक अलग से कुम्हार जाति हो गई और उसका कार्य था मिट्टी के बर्तन बनाना, समझ रहे हैं। तो वो अब मृद भांड बना रहे हैं और उसमें हम अनाजों को रख रहे हैं। मृद भांडों में भी कई आकार प्रकार हैं। मान लीजिए कहीं उत्पादन कम है तो छोटे प्रकार के, कहीं उत्पादन अधिक है तो बड़े प्रकार के। फिर खाने पीने के, जानते ही हैं आप, खाने पीने की चीज़ों के लिए मृद भांड बनने लगे। जैसे जैसे मानसिक विकास होता जाएगा वैसे वैसे वैज्ञानिक प्रगति भी होती गई। तो कुम्हार के चाक का विकास हो रहा है और ये वही समय है जब मनुष्य आग के ज्ञान से परिचित हो रहा है। चकमक पत्थर से जब टकराया, एक पत्थर दूसरे पत्थर से चिंगारी निकली तो उससे आग लग गई। तो मनुष्य को पता चला, अरे वाह, ये तो हमारे काम की चीज है। एक, इससे भुना हुआ भोजन कर रहे हैं जो कि कच्चे भोजन से अधिक स्वादिष्ट है। दूसरा, इससे जंगलों की सफाई आसान हो गई, एक बड़ा क्षेत्र कृषि क्षेत्र के रूप में तब्दील हो गया। तो इसी काल में आग का भी विकास हुआ, जो जिसका प्रयोग भोजन के रूप में भी हुआ और जंगलों की सफाई के रूप में भी किया गया। एक बड़े क्षेत्र को क्या किया गया? कृषि भूमि में आग बदल गया। आई बात समझ में? आगे चलें। अब देखिए, मानव धातु का, हमने कहा था कि नवपाषाण काल के उत्तरवर्ती अवस्था में, नवपाषाण काल के उत्तरवर्ती अवस्था में मनुष्य धातु का भी प्रयोग करने लगा और मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु थी तांबा। देखिए, तांबा ना पृथ्वी के सतह पे अपेक्षाकृत ऊपर मिलती है। जो कठोर धातुएं होती हैं वो पृथ्वी के सतह के नीचे मिलती हैं, ठीक है, और ये थोड़ी हल्की धातु है तो पृथ्वी के सतह पे ऊपर मिलती है। तो मनुष्य जब खुदाई उदाई कर रहा होगा तो उसमें से कोई चीज छटक के निकली होगी तो पता चला कि ये एक धातु है जिसका उपयोग हम कृषि कार्य में कर सकते हैं, और इसने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाया, तांबा। यही कारण है अब इसके बाद पाषाण मतलब पत्थर के साथ साथ तांबे का भी उपयोग प्रचलन शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी अब मनुष्य तांबा और पत्थर दोनों का साथ साथ उपयोग करना शुरू करेगा, ठीक है। इसके बाद तो ये बात है, तो पहली धातु मनुष्य द्वारा तांबा प्रयोग की गई और यह नवपाषाण काल के अंतिम चरण में प्रयुक्त हुई थी। अब देख लेते हैं कि नवपाषाणी का स्थल कहां कहां से मिला है, ठीक है। तो नवपाषाण काली का स्थल में कश्मीर है। सबसे पहले ऊपर से देखते हैं कश्मीर, और कश्मीर में बुर्ज होम है और गुफकराल है, ये दो स्थल हैं। बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ये मनुष्य का सबसे पुराना मित्र है कुत्ता, समझ रहे हैं भाई, इससे पहले तो भी नहीं मिला। तो मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है? बुर्ज होम से। गुफकराल यानी गर्त निवास, और ये जमीन के अंदर, देखिए कश्मीर में ठंड पड़ती है, आप जानते ही होंगे, तो वो ठंड से बचाव के लिए जमीन को खोद लेते थे और उसके अंदर जाके रहते थे ताकि ठंड से उनको राहत मिल सके। तो गर्ता निवास के साक्ष्य मिले हैं, गर्त में निवास के, कहां से? गुफकराल से, ठीक है। तो कश्मीर में दो महत्वपूर्ण स्थल हैं, एक है बुर्ज होम और दूसरा है गुफकराल। बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, जबकि गुफकराल से गर्ता निवास मतलब कि जमीन के अंदर रहने के लिए निवास, गर्ता निवास के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। दूसरा चिरांद है, चिरांद बिहार में है, ठीक है, और यहां से हड्डी के उपकरणों का ढेर मिला है। तो हड्डी जिसमें हिरण की हड्डियां हैं, उनके सींग से निर्मित उपकरण मिले हैं, उसका ढेर मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, चिरांद बिहार में है और यहाँ हिरण की हड्डी से बने उपकरणों का ढेर मिला है। तो मतलब पत्थर के साथ साथ हड्डियों का भी उपयोग शुरू कर दिए थे उपकरण के रूप में, क्योंकि हड्डी कठोर होती है, हिरण की सींग तो और कठोर होती है। तो अब उसके हिरण की सींग से भी जो है उपकरण बनाए जाने लगे, ठीक है। देखिए संगनकल्लू ये कर्नाटक में है और यहां से राख के टीले का साक्ष्य मिला है। यह राख का टीला जो है
किसी धार्मिक अवसर पर गाय या पशुओं के गोबर से जलाया जाता था। तो इसे देखिए इस तरीके से समझ लीजिएगा कि कर्नाटक में क्या है ना कि मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर, तेक्कलकोट, ये महत्वपूर्ण स्थल हैं कर्नाटक में। ठीक है, इसमें जो है संगनकल्लू है ना, यहाँ से राख के ढेर मिले हैं। दरअसल मनुष्य पशुपालन कर रहा था, ठीक है, गाय की गोबर है, पशुओं के गोबर हैं, उसको एक जगह इकट्ठा कर देता था और किसी विशेष अवसर पर उसको जला देता था, तो उससे राख का ढेर हो गया। तो इसलिए यहां से राख के ढेर का साक्ष्य मिला है। यह आई बात समझ में? तमिलनाडु में पय्यमपल्ली से मिला है, आंध्र प्रदेश में उतनूर से नौपाषाणिक स्थल है, ये ध्यान रखना आप। पिकलीहल, यहां राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिले हैं। पिकलीहल कहां है? कर्नाटक में। यहां से राख के ढेर और निवास स्थान दोनों का साक्ष्य मिला है। आई बात समझ में? ठीक है यहां तक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, ये पूछ सकता है आपसे, तो मैंने दे दिया है। ठीक है, सब एनसीईआरटी से है, कुछ पुरानी एनसीईआरटी का भी मैंने सहारा लिया है, तो वहां से भी मैंने कलेक्ट कर लिया है ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। उद्देश्य ये है कि जो चीज़ आप पढ़ें पूरा कंक्रीट आपके पास नॉलेज हो। ठीक है, एनसीईआरटी का जब आप एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे तो और चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, आगे चलें। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण का अर्थ हुआ, ताम्र का मतलब तांबा, पाषाण का मतलब पत्थर, यानी तांबा और पत्थर का साथ साथ प्रयोग। ये 3000 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। तो मानो तांबा और पत्थर के उपकरण का साथ साथ प्रयोग कर रहा है। अलग अलग क्षेत्र में इसके अलग अलग नाम हैं और ये कृषक ग्रामीण संस्कृति है। मातृ देवी की उपासना, कृषक ग्रामीण संस्कृतियों में मातृ देवी की उपासना प्रचलित होती है। स्थान विशेष के नाम पर अलग अलग इसके नाम हैं, ये ध्यान दीजिए। जैसे आहार या बनास संस्कृति है, ये राजस्थान में है। ठीक है, आहार या बनास संस्कृति कहाँ है? राजस्थान में। इसके जो प्रमुख स्थल हैं, आहार, बालाथल, गिलुंद, गणेश्वर है और यहाँ से तांबे के उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। आहार को ताम्रवती या ताम्बवती के नाम से जानते हैं, आहार को ताम्बवती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहां से बड़ी मात्रा में तांबा मिला है, तांबे का ढेर यहां से मिला है। ठीक है, तांबे का ढेर। आई बात समझ में? तो आहार जो कि राजस्थान में है वो ताम्बवती या ताम्रवती के नाम से भी हम जानते हैं, वहां से तांबे का ढेर यानी बड़ी मात्रा में हमें तांबा प्राप्त हुआ है। गिलुंद है, पकी ईंटों के साक्ष्य यहां से मिले हैं गिलुंद से। ठीक है, तो आहार या बना संस्कृति एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। क्या है? ताम्रपाषाणिक स्थल है। और ये कहां है? ये है राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक है, तो क्लियर है? आगे चलें। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है, ताम्रपाषाणिक स्थल है, वो है मालवा, मालवा संस्कृति। ठीक है, मालवा कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश में। और ये क्या है? ताम्रपाषाणिक, ताम्रपाषाण से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन है? तो कायथा है, एरण है, नवदा टोली। ठीक है, ये महत्वपूर्ण स्थल है, कायथा, एरण, नवदा टोली। ठीक है, नवदा टोली से यहां से अनाज के साक्ष्य मिले हैं। क्या? अनाज के साक्ष्य। और नवदा टोली का जो उत्खनन है वो HD संकालिया द्वारा किया गया है, HD संकालिया। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। मालवा संस्कृति जिसलिए प्रसिद्ध है वो है कि अपने उत्कृष्ट मृदभांडों के लिए प्रसिद्ध है, उत्कृष्ट मृदभांड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये 2-3 बातें मालवा संस्कृति के बारे में जानना चाहिए। मालवा संस्कृति का संबंध किससे है? ताम्रपाषाण से है। ये प्रमुख स्थल कायथा, एरण, नवदा टोली हैं। नवदा टोली से अनाज के साक्ष्य मिले हैं और नवदा टोली का उत्खनन HD संकालिया ने किया है।
मालवा संस्कृति अपने उत्कृष्ट मृदभांडों के लिए प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश में है। आई बात समझ में? तो एक हमने देखा राजस्थान में, दूसरा देखा मध्य प्रदेश में, तीसरा देखेंगे दक्षिण भारत के अंतर्गत। ठीक है, तो दक्षिण भारत के अंतर्गत देखें तो जोरवे संस्कृति है और इस संस्कृति के जो प्रमुख स्थल हैं, जोरवे चूंकि इसका प्रतिनिधि स्थल है, जोरवे संस्कृति क्या है? ताम्रपाषाणी संस्कृति है, तो जोरवे एक प्रतिनिधि स्थल है। दूसरा नेवासा, इनाम गांव, ये महाराष्ट्र में है। दैमाबाद, ठीक है, ये सब महाराष्ट्र में है, नेवासा, इनाम गांव, दैमाबाद। ठीक है, तो जोरवे एक प्रतिनिधि स्थल होने के कारण इस संस्कृति को जोरवे संस्कृति कहा गया। तो जोरवे संस्कृति का संबंध किससे है? ताम्रपाषाण से। किससे है? ताम्रपाषाण से। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए इन जगहों से कुछ न कुछ चीजें मिली हैं। हाँ, जैसे नेवासा, यहाँ से पटसन यानी सूत के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद, यहाँ से रथ चलाता मनुष्य, गैंडा, हाथी, भैंस, ये सब तांबे के बने हैं, उसके साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव महाराष्ट्र में है, मातृ देवी की प्रतिमा, हड्डी का हल मिला है। यहाँ से सोने के आभूषण प्राप्त होते हैं। वयस्क व्यक्ति का जो जब मर जाता था ना, तो उसका निचला पैर काट कर उसको दफनाया जाता था ताकि वो भूत न बने। अंधविश्वास है उनका, तो अंधविश्वास का प्रमाण है ये। प्राप्त 100 में बच्चों की अधिकता है और बच्चों की अधिकता होने का मतलब है कि खाद्य उत्पादक यानी कृषि अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी वहाँ पे क्या है? कुपोषण का प्रमाण है। शिशु मृत्यु दर अधिक है अर्थात कुपोषण रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ साक्ष्य हो गए आपके जोरवे संस्कृति से। ठीक है, आगे अगर हम देखें महापाषाण, देखिए महापाषाण का जो टाइम पीरियड है 1000 से 200 BC के बीच में है। महापाषाण का जो बेसिक अर्थ होता है वो होता है कब्र या समाधि। कब्र या समाधि, ठीक है, महापाषाण का अर्थ होता है कब्र या समाधि। ठीक है, कब्र किससे बनाई जाती थी? तो पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से, इसीलिए इसका नाम पड़ा महापाषाण। ठीक है, तो बड़े बड़े पत्थरों से कब्र या समाधि बनाई जाती थी। तो कब्र वगैरह तो आवासीय बस्तियों से दूर बनाई जाएंगी ना, घर में थोड़ा ना बनेगा। ठीक है, तो आवासीय बस्तियों से दूर बनती थी, बड़े बड़े पत्थरों से कब्र बनाई जाती थी। कब्रों से लोहे के वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। तो महापाषाण जो संस्कृति है, यहाँ से लोहे भी प्राप्त होते हैं, लोहे के साक्ष्य। और ये जो कि टाइम पीरियड 1000 से 200 BC है, तो इसलिए लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य 1000 BC के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से मिला है और नोह से भी मिला है। ठीक है, प्रमुख स्थल जो है ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, पिकलीहल है, जो है महापाषाण के। ठीक है, जो प्रमुख स्थल हैं। इसमें देखिए जो महापाषाण होते थे ना कब्र, वो 3 तरह के होते थे। एक होता था शिष्ट। शिष्ट जो होता था ये जमीन के अंदर बनता था, जमीन के अंदर आयताकार कब्र होता था, आयताकार कब्र होता है। ठीक है, और जब इस जमीन के अंदर आयताकार कब्र को, आयत का मतलब समझ रहे हैं ना, आमने सामने की भुजा बराबर हो, जब पत्थरों से ऐसे घेर दिया जाता था, गोलीय संरचना बना दी जाती थी, तो इसे हम कहते थे पिट सर्किल। क्या कहते थे? पिट सर्किल। क्लियर है? यहां क्लियर हो गया। दूसरा एक है कब्र का जिसे हम कहते हैं डॉलमेन। ये जमीन के ऊपर बनता था, जमीन के ऊपर कब्र बनता था। ठीक है, तो ऊपर कब्र बनता था, उसे हम डॉलमेन कह रहे हैं। ठीक है, एक होता है मेनहीर। जब कब्र पर एक पत्थर का स्तंभ लगा दिया जाए, कब्र पर पत्थर का स्तंभ लगा दिया जाए, ठीक है, तो वो मेनहीर कहलाता था। ठीक है, तो ये कब्र के नाम हैं। शिष्ट क्या है? जमीन के अंदर आयताकार कब्र है।
डॉल्मेन क्या है? जमीन के ऊपर जो कब्र बनता था उसे डॉल्मेन कह रहे थे। जमीन और उस कब्र पर जब पत्थर का स्तंभ लगा दिया जाता था तो उसे मेनहिर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो यही बात इसमें कही गई है कि शिष्ट डॉल्मेन मेनहिर, महापाषाणों को यानी कब्र या समाधियों को शिष्ट डॉल्मेन मेनहिर के नाम से जाना जाता था। समाधि का अर्थ आप ऐसे भी कर सकते हैं, जमीन के अंदर समाधियां बनती हैं तो जो जमीन के अंदर कब्र बनती थी वो समाधि रही होंगी। ठीक है, तो महापाषाण का मतलब कब्र या समाधि। ठीक है, उसको शिष्ट डॉल्मेन मेनहिर आदि के नाम से जानते हैं। शिष्ट क्या है? जमीन के नीचे आयताकार कब्र है, कब्र के चारों ओर गोलाकार संरचना बना दी जाती थी, उसे पीट सर्किल कहते थे। डॉल्मेन क्या है? जमीन के ऊपर कब्रों का निर्माण। मेनहिर क्या है? कब्र के ऊपर सीधे पत्थर का एक बड़ा हिस्सा। ठीक है, महापाषाण काल में काले और लाल रंग के मृदभांड का प्रयोग होता था। ठीक है, तो ये आपका हो गया महापाषाण। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो आपका अगला चैप्टर अब होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि जब भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश स्थल नवपाषाणिक स्थल के रूप में हैं, उस समय दक्षिण पूर्व भारत के अंतर्गत एक उन्नत सभ्यता पुष्पित और पल्लवित हो रही थी। तो उस सभ्यता जो कि विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता के रूप में थी, सबसे उन्नत और उत्कृष्ट सभ्यता के रूप में थी, तो उसके क्या क्या कारण रहे, उसकी अपनी क्या क्या विशेषता रही, इन सब बातों को एनसीईआरटी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।